हाय गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री 101। तो सिलेबस तो देख ही लिया होगा तुमने कि क्या क्या तुम्हारा पोर्शन रिड्यूस हुआ है और क्या क्या तुम्हें अब पढ़ना है, ठीक है। और अगर नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड वॉच दिस वीडियो, ठीक है। मैंने प्रॉपरली एनसीईआरटी में मार्क करवाया हुआ है कि क्या क्या पोर्शन तुम्हें पढ़ना है और कौन सा पोर्शन तुम्हें नहीं पढ़ना। तो मैंने इंस्टाग्राम पे सबसे पूछा था कि विच चैप्टर यू वांट मी टू स्टार्ट नेक्स्ट। तो उसमें द मोस्ट रिप्लाईज आई गॉट वॉज फॉर द चैप्टर सॉलिड स्टेट, ठीक है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर सॉलिड स्टेट पार्ट 1 से चैप्टर नंबर 1, ओके। तो स्टार्टिंग का जो पोर्शन होगा दैट विल बी जस्ट द बेसिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, जिसमें हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो अगर ये तुम्हें आता है ऑलरेडी, वैसे भी बचपन में करते हैं ये, 9th-10th में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, 9th में पढ़ते हैं। तो ये वाला पार्ट तुम स्किप कर सकते हो और डायरेक्ट क्लासिफिकेशन पे जा सकते हो। तो आई एम गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर नाउ, सॉलिड स्टेट। तो भाई देखो, जब हम मैटर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो मैटर होता है इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल नेचर, ठीक है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन अगर हम देखें मैटर की, इट इज़ डिवाइडेड इनटू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। तो हमें पता है कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो डिस्टेंस होता है वो सब में अलग अलग होता है, राइट। सॉलिड के केस में द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर हाई एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ वेरी वेरी लेस। फिर जो लिक्विड्स होते हैं उनके केस में ये थोड़ा बढ़ जाता है डिस्टेंस और फोर्सेस थोड़ी कम हो जाती हैं। और गैसेस के केस में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, राइट। ये हमें ऑलरेडी पता है। तो ये जो लिक्विड्स होते हैं और गैसेस होते हैं, दे हैव मोर टेंडेंसी टू मूव अराउंड, राइट। इनके पार्टिकल्स थोड़े से फ्री होते हैं एज़ कम्पेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। इसीलिए हम कहते हैं कि इनके पार्टिकल्स हैव टेंडेंसी to flow, they have tendency to flow, जिसको हम क्या कहते हैं, fluidity, this is known as fluidity। तो liquids and gases possess the property of fluidity, ठीक है। लेकिन सॉलिड्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक जगह पे फिक्स होते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली ये मीन पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहे होते हैं, ये हम प्रॉपर्टीज़ में करेंगे। लेकिन हम कहते हैं कि सॉलिड्स पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। फ्लूइडिटी नहीं होती सॉलिड्स में। तो ये तो तुम्हारा बेसिक है। अब देखो, अब अगर हमें देखना है कि कोई भी हमारा सब्सटेंस वो सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा या फिर गैस में एग्जिस्ट करेगा, तो वो चीज़ हमें कैसे पता चलेगी। देखो, ये चीज़ कि एट अ पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वेदर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैस, दिस थिंग डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, राइट। और वो 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे। फर्स्ट फैक्टर इज गोइंग टू बी intermolecular forces, second factor is going to be thermal energy, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी ये दोनों फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि हमारा कोई भी सब्सटेंस सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा या फिर गैस में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे वो देखते हैं। तो देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। जैसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो ये आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पर डिपेंड करेगा।
तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दिस फोर्स ब्रिंग्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजर, इट ब्रिंग्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजर। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम थर्मल एनर्जी की बात करें, देखो थर्मल एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी जो किसी भी सब्सटेंस को उसके एनवायरनमेंट से मिल रही है, राइट। तो थर्मल एनर्जी में ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू टेक द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फार अपार्ट, है ना। ये क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, और इट इज़ गोइंग टू टेक constituent particles far apart, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में तुम कह सकते हो एक काइंड ऑफ कंपटीशन होता है। ठीक है, तो इसमें से जो भी बैलेंस निकल के आता है उससे हम डिसाइड करेंगे कि कोई भी हमारा सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा बेसिक। अब सॉलिड कब एग्जिस्ट करेगा ये देख लेते हैं। देखो ये वाली वैसे जो चीज़ है ये हम 11th में भी पढ़ते हैं इन द चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, 11th में भी करा जाता है ये। तो मैं बताती हूँ अब तुम्हें कि सॉलिड स्टेट कब एग्जिस्ट करेगा। देखो सॉलिड इज़ गोइंग टू एग्जिस्ट जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस शुड बी स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और जो थर्मल एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए। मतलब जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, लो। तो बस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि थर्मल एनर्जी शुड बी लो। तो अगर थर्मल एनर्जी लो है मतलब पार्टिकल्स इतनी मूवमेंट नहीं करेंगे, राइट। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई हैं मतलब वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को और पास पास रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इन कंडीशंस पे भी कहते हैं कि सॉलिड स्टेट इज गोइंग टू एग्जिस्ट। ठीक है, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं। अब देखो सॉलिड स्टेट के हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो किसी भी सॉलिड के अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट हम सबसे पहले यही कहते हैं कि इट हैज़ अ फिक्स्ड शेप, इट हैज़ अ डेफिनेट मास एंड डेफिनेट वॉल्यूम, राइट। तो लिख लेते हैं ये पॉइंट, इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। तो देखो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आई एम राइटिंग डाउन, इट हैज़ definite shape, it has definite shape, volume and mass। ये सब चीज़ें फिक्स होंगी, राइट। देखो जैसे ये डस्टर ले लिया मैंने तो इसकी शेप क्या है, ये फिक्स्ड है, इसकी वॉल्यूम भी फिक्स्ड है और इसका मास भी क्या है, फिक्स्ड है। तो डेफिनेट शेप, वॉल्यूम एंड मास। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये मैंने पहले ही बता दिया। देखो क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। देखो अगर हम डिस्टेंस देखें इन बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लेस। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इट हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बट शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। मतलब दो मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट वुड बी वेरी वेरी लेस। आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे,
तो फोर्थ पॉइंट में वी कैन से दैट द constituent particles have fixed position. Constituent particles have fixed position, but they oscillate about their mean position. थोड़ा सा लंबा पॉइंट है ये। देखो इस पॉइंट में हम क्या कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, उनकी जो पोजीशन होती है दैट इज़ फिक्स्ड, राइट। ये हमें पता है कि पोजीशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, उनकी पोजीशन क्या होती है, फिक्स्ड होती है, बट वो एंटायरली फिक्स्ड नहीं होते हैं, दे ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। मतलब जैसे ये इसकी पोजीशन है एक पार्टिकल की, तो इट इज़ गोइंग टू वाइब्रेट, इट इज़ गोइंग टू ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। तो एंटायरली फिक्स नहीं बोल सकते। तो लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि सॉलिड्स के और फिफ्थ क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि सॉलिड्स आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल मतलब अगर हम कोई किसी भी टाइप की फोर्स लगाएंगे सॉलिड्स पे तो इजीली उनकी शेप चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेस और कितना करोगे जब ऑलरेडी इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इतने क्लोज हैं, तो और उनको पास कैसे लाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विथ द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो भाई सॉलिड्स को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू मेन टू टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। तो देखते हैं इनमें मेन डिफरेंस क्या है, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है। तो भाई देखो ऐसा मान लो कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें ऑरेंजेस और एप्पल्स दे दिए और तुम्हें बोला कि भाई इसको ढंग से अरेंज करके रख दे, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, सपोज़ एक बच्चा है, ही इज़ वेरी वेरी सिंसियर, ठीक है, तो वो बात मानेगा और वो अरेंज करना स्टार्ट करेगा। एप्पल्स ऑरेंजेस, एप्पल्स ऑरेंजेस एप्पल्स, ठीक है, ऑरेंज एप्पल, ऑरेंज एप्पल, ऑरेंज, लाइक दिस, ऐसे अरेंज करता रहेगा, ठीक है, प्रॉपरली। और एक दूसरा बच्चा है, उसने भी स्टार्ट तो किया एप्पल ऑरेंज, बट ही इज़ वेरी वेरी लेज़ी, ठीक है। उसके बाद इसका मन किया कि अरे यार ये कितनी देर तक करता रहूँगा, तो मैं इसने ऐसे ही फेंक दिए बाकी के सारे। तो उसके बाद बाकी सारे ऐसे ही हैफिज़ार्डली अरेंज्ड है। एप्पल ऑरेंज कहीं भी है, ठीक है, तो कहीं भी कुछ भी बना दो, एप्पल ऑरेंज कहीं भी, ठीक है, ऐसे। नाउ देखो ये वाला जो अरेंजमेंट है जो अच्छे बच्चे ने किया है, तो ऐसे अरेंजमेंट को जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं हमारे, दे आर अरेंज इन अ ऑर्डर्ड पैटर्न, तो इसे हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। वेयर एज ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन एन ऑर्डर्ड पैटर्न इज नोन एज अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। तो पहला डिफरेंस तो यहीं से आ गया। तो फर्स्ट डिफरेंस मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि क्रिस्टलाइन में क्या होगा, वी हैव अ डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, we have a definite arrangement of constituent particles, right? Whereas in case of amorphous ऐसा कोई भी definite arrangement नहीं होता है। जो particles होते हैं हमारे, they are haphazardly arranged, मतलब randomly arranged होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि non definite arrangement of constituent particles is there.
ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे है पूरा, इसमें हम कहते हैं कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर इज प्रेजेंट, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ये जो पैटर्न है हमारा ए ओ ए, ये क्या हो रहा है, बार बार पीरियोडिकली रिपीट हो रहा है, राइट मतलब आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम विद इन द सॉलिड इट इज़ गेटिंग रिपीटेड ए ओ, राइट। बट इन दिस केस देखो एमॉर्फस के केस में क्या है, स्टार्टिंग में तो हाँ थोड़ा सा आया ए ओ, बट उसके बाद क्या है, कुछ भी आया जा रहा है ए ओ ए, राइट। तो यहाँ पे क्या है, पैटर्न क्या है, बहुत अरेंज नहीं है, चाहे स्टार्टिंग में थोड़ा सा पैटर्न आया भी था, राइट। तो इसीलिए इसको हम कहेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर, क्योंकि सेम ऑर्डर रिपीट हो जा रहा है बार बार। लेकिन इसको हम कहेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर, क्योंकि देखो थोड़ी सी रेंज के लिए तो तुम्हें वो पैटर्न अच्छा वाला दिखा था ना, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इट हैज़ शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो अमॉर्फस में शॉर्ट रेंज और क्रिस्टलाइन में क्या हो जाएगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। इसके बाद बात करते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट की। देखो अब इसमें ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, एक रेगुलर पैटर्न है हमारे पास, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें जो हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी डेफिनेट, राइट। एक डेफिनेट वैल्यू होगी फॉर द मेल्टिंग पॉइंट। बट इन दिस केस क्योंकि ये हैफिसाइडली अरेंज है, इरेगुलर पैटर्न है पूरा, तो इस केस में जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होगा वो एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, बल्कि ये जब मेल्ट होते हैं ना तो ये एक रेंज में मेल्ट होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक प्लास्टिक। तो अगर तुम प्लास्टिक को मेल्ट करने जाओगे तो प्लास्टिक ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल एक फिक्स टेम्परेचर पे पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं, ठीक है। तुम्हें भी पता है कि प्लास्टिक को मेल्ट करोगे तो वो धीरे धीरे एक टेम्परेचर से स्टार्ट होगा और फिर पूरे एक रेंज ऑफ टेम्परेचर कवर करेगा, तब जाके वो पूरा का पूरा मेल्ट होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड तुम NaCl ले लो, ठीक है, NaCl नमक तुम्हारा, तो उसको तुम मेल्ट करने जाओगे तो एक फिक्स टेम्परेचर पे तुम्हारा मेल्ट होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इट हैज़ अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जबकि इसमें हम लिखेंगे इट सॉफ्टन्स, मतलब सॉफ्ट हो जाएगा ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, सॉफ्टन्स ओवर अ range of temperature, softens over a range of temperature, ठीक है। तो ये मैंने 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बता दिए हैं बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। अब मैं आगे और पॉइंट्स बता देती हूँ। 4th पॉइंट, देखो 4th पॉइंट में हम बात करते हैं इसके हीट ऑफ फ्यूजन की। अब हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, मतलब हमें कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसको फ्यूज़ करने के लिए, फ्यूज़ मतलब मेल्ट करने के लिए, तो सेम ही चीज़ है ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर तुम्हें पता है कि टेम्परेचर जो है मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स्ड है, तो मतलब ऑब्वियसली जो हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू होगी वो भी फिक्स्ड होगी। हीट ऑफ फ्यूजन बस ये है कि तुम्हें कितनी हीट चाहिए टू फ्यूज द सॉलिड, टू मेल्ट द सॉलिड, ठीक है। तो दैट अमाउंट ऑफ हीट इज़ नोन एज हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसमें अगेन द हीट ऑफ फ्यूजन इज गोइंग टू हैव अ डेफिनेट वैल्यू, हीट ऑफ फ्यूजन इज डेफिनेट, ठीक है। और इस केस में क्या हो जाएगा, हीट ऑफ फ्यूजन इज नॉट डेफिनेट, ठीक है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी डेफिनेट, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो अगर मैंने कोई भी शार्प एज्ड टूल ले लिया, ठीक है, कोई भी शार्प एज्ड टूल ले लिया और आई एम गोइंग टू कट द क्रिस्टलाइन सॉलिड एज वेल एज द अमॉर्फस सॉलिड,
ठीक है। तो होता क्या है, व्हेन आई कट द क्रिस्टलाइन सॉलिड, तब जो सरफेसेस प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर द कटिंग, दे आर गोइंग टू बी वेरी स्मूथ एंड प्लेन। ठीक है, तो स्मूथ और प्लेन सरफेसेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन कटिंग द सॉलिड। ठीक है, अब इसमें अमॉर्फस सॉलिड में हम कहते हैं कि जब हम इसको कट करेंगे विद अ शार्प एजेड टूल, तब क्या होगा, द सरफेसेस विच आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट स्मूथ बट दे आर इर्रेगुलर। ऐसे तो देखो, इर्रेगुलर सरफेसेस प्रोड्यूस होंगे जब हम एक अमॉर्फस सॉलिड को कट करेंगे। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। Let's see the next point of difference between crystalline and amorphous solids. तो जो 6th point है उसमें हम कहते हैं कि crystalline solids are also known as true solids, whereas amorphous solids are known as pseudo solids. इनको हम एक और नाम देते हैं which is super cooled liquids. These are also known as super cooled liquids. अब देखो, ट्रू सॉलिड्स इनको कहेंगे और इनको कहेंगे सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड का क्या मतलब होता है, फॉल्स सॉलिड्स, राइट। मतलब ये असली सॉलिड्स हैं और ये नकली सॉलिड्स हैं। तो ऐसा हम क्यों कहते हैं ये मैं समझा देती हूँ। देखो, इसमें मैं एग्जांपल ले रही हूँ जैसे क्वार्ट्ज का। ठीक है, अब क्वार्ट्ज क्या होता है, क्वार्ट्ज इज जस्ट अ मिनरल SiO2 जिसमें टेट्राहेड्रा यूनिट्स ऑफ SiO4 आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर फैशन। ठीक है, एक ऑर्डरली फैशन में SiO4 टेट्राहेड्रल यूनिट्स अरेंज होते हैं इन क्वार्ट्ज। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस क्वार्ट्ज को आई हैव हीटेड, मतलब इसको मेल्ट कर लिया। ठीक है, मेल्ट करने के बाद इसको रैपिडली कूल कर लिया। तो मेल्ट किया और फिर रैपिडली कूल कर लिया, तो क्या होगा, मुझे क्या मिल जाएगा, ग्लास। ठीक है, तो मतलब कि अगर हम क्वार्ट्ज को जिसमें SiO4 के टेट्राहेड्रल यूनिट्स ऑर्डरली फैशन में अरेंज हैं, इसको हीट करेंगे और रैपिडली कूल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्लास। अब ग्लास में भी सेम SiO4 के टेट्राहेड्रल यूनिट्स मिलेंगे, लेकिन उनका जो ऑर्डर होगा वो प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब ये क्या, SiO4 यूनिट्स इन केस ऑफ ग्लास आर अरेंज्ड इन अ रैंडम फैशन। ठीक है, मतलब रैंडमली SiO4 यूनिट्स अरेंज होंगे। एक पिक्चर भी दी हुई है NCERT में जहाँ पे तुम्हारा लिखा हुआ है क्वार्ट्ज एंड क्वार्ट्ज ग्लास, तो उसको एक बार देखना। क्वार्ट्ज में तुम्हारा बहुत प्रॉपर अरेंजमेंट दे रखा है, वेयर एज इन केस ऑफ ग्लास वो डिसऑर्डर अरेंजमेंट दे रखा है। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। अब देखो, इसीलिए क्योंकि हमने यहाँ पे इसको हीट किया, मेल्ट किया और रैपिडली कूल किया, that is why these amorphous solids are also known as super cooled liquids. ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है amorphous solids का, that is similar to liquids, right? अब देखो, इसमें मैं एक और एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे अगर हम ग्लास की बात करते हैं तो तुमने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं ना, जो एंशिएंट बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें अगर तुम विंडो पेन्स देखोगे तो ऊपर से तो वो क्या हो जाती है, थिन हो जाती हैं, बट नीचे वाला जो पोर्शन होता है ग्लास का, दैट बिकम्स थिकर। ठीक है, जैसे ये जो विंडो पेन है तो इसमें ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इट इज़ गोइंग टू बी थिन, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने बता ही दिया, ये लिक्विड्स के जैसे इनका थोड़ा बहुत क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए ये क्या करते हैं, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। तो अगर ये फ्लो करेंगे, ऑल्दो वेरी वेरी स्लोली, बट दे विल फ्लो। ठीक है, तो धीरे धीरे ये ग्लास क्या करता है, फ्लो करता रहता है, फ्लो करता रहता है, इसीलिए ऊपर से थिन हो जाता है और नीचे से क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, राइट। ओके, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड। अब आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस।
तो देखो 7th पॉइंट में हम क्या कहेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर, whereas amorphous solids are isotropic in nature. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है वो मैं समझा देती हूँ. सबसे पहले लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड अगेन. ये स्ट्रक्चर है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एंड दिस स्ट्रक्चर इज़ फॉर अमॉर्फस सॉलिड्स. तो अब सपोज कि हमें कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करनी है इन बोथ द सॉलिड्स एंड दैट फिजिकल प्रॉपर्टी इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं अलग अलग डायरेक्शंस में मेजर कर सकती हूँ, राइट. सपोज आई एम मेजरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दिस डायरेक्शन विच इज़ x डैश, और आई एम मेजरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दिस डायरेक्शन विच इज़ y डैश, राइट. अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी वो दोनों केसेस में क्या आएगी, अलग अलग. तो हम क्या कहते हैं कि व्हाट इज़ एनिसोट्रोपी, व्हेन द फिजिकल प्रॉपर्टी वैल्यू इज़ डिफरेंट when measured in different directions, then that property is known as anisotropy and the substances are said to be anisotropic. ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ कि अगर हम डिफरेंट डायरेक्शंस में फिज़िकल प्रॉपर्टी मेजर करेंगे तो फिज़िकल प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ अलग अलग आएंगी. ठीक है, डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर obtained when measured in different direction. So this property is known as anisotropy. और ये कौन possess करता है, crystalline solids. और देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हमने x डैश डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर किया तब इसका जो एनवायरनमेंट था वो अलग था एज़ कम्पेयर टू जब हमने y डैश डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करी, राइट. देखो यहाँ पे एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है. इस रे के साइड में तुम्हें दिख रहा है कि एक साइड पूरा ए है, एक साइड सारे ओ हैं, राइट. जबकि x डैश पाथ के थ्रू जब हम गए तब इस साइड तो क्या है, ए ओ ए, और इस साइड क्या है, ओ ए. तो ये वाला पाथ और ये वाला पाथ क्या है, दे आर एंटायरली डिफरेंट. तो डिफरेंट अरेंजमेंट मिल रहा है अगर हम अलग अलग डायरेक्शन से जा रहे हैं, इसीलिए अलग वैल्यूज़ मिलेंगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, राइट. सो दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज एनिसोट्रोपी. अब देखते हैं आइसोट्रोपिक क्या होते हैं सब्सटेंसेस. देखो आइसोट्रोपिक में क्या है, पूरा रैंडम अरेंजमेंट है, कहीं पे भी ए पड़ा है, कहीं पे भी ओ पड़ा है. ठीक है, तो जैसे ही हम फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करने जाएंगे, इस डायरेक्शन में मेजर करी, इस डायरेक्शन में मेजर करी या फिर इस डायरेक्शन में मेजर करी, तो हर जगह उसको क्या मिलेगा, ए मिलेगा या ओ मिलेगा. मतलब वो हर जगह रैंडमली अरेंज्ड है. ठीक है, तो इतना ज़्यादा रैंडम अरेंजमेंट है कि ये रे खुद ही कंफ्यूज है कि कौन सा अरेंजमेंट अलग है. ठीक है, उसको इस पाथ से भी सेम दिख रहा है, इस पाथ से भी सेम दिख रहा है और इस पाथ से भी सेम दिख रहा है. तो हम क्या कहते हैं कि आइसोट्रोपी क्या होती है, व्हेन द फिजिकल प्रॉपर्टी वैल्यू इज़ सेम ऑन मेजरिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस. ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन से तुम मेजर कर रहे हो लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी हर तरफ से, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहा है, उसको हर जगह रैंडमनेस ही दिख रही है, ए ओ. ठीक है, तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम आएगी इन डिफरेंट डायरेक्शंस व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, राइट. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो ऐसी आइसोट्रोपी दिखाते हैं, दो सब्सटेंसेस आर नोन एज आइसोट्रोपिक इन नेचर. So this is your last point of difference between crystalline and amorphous solids. अब एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट इनके. देखो एग्जाम्पल मैंने पहले ही बता दिया, क्रिस्टलाइन में यू कैन टेक क्वार्ट्ज, राइट, और फिर अमॉर्फस में तुम क्या ले लोगे, क्वार्ट्ज ग्लास. यू कैन टेक क्वार्ट्ज ग्लास. और अमॉर्फस में वी कैन टेक प्लास्टिक्स, जो भी पॉलीमर्स होते हैं वो इसी कैटेगरी में आ जाते हैं. ठीक है, क्वार्ट्ज ग्लास, प्लास्टिक्स, रबर्स, ऑल दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स. और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हम क्या क्या ले सकते हैं, देखो क्वार्ट्ज ले लिया और कोई भी तुम ले सकते हो, कोई भी सॉल्ट ले लिया, NaCl, KCl, मेटल्स, नॉन मेटल्स,
copper, Ag, right, iodine, phosphorus, all these things you can take. So here we end the difference between the crystalline and amorphous solids. तो भाई अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट. Thanks for watching. Bye bye.